नमस्ते भाइयों, मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी लोगों ने हमसे कमेंट करके पूछा कि सर ये जो मेंटेनेंस का केस है सीआरपीसी 125 का, इसमें किस आधार पर ये मेंटेनेंस तय किया जाता है और किस किस कंडीशन में हमें मेंटेनेंस देना पड़ता है और मेंटेनेंस से कैसे बचे। तो हालांकि हमने पिछले वीडियो में बताया कि आप मेंटेनेंस के ऑर्डर को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, इंटरिम ऑर्डर को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, मेंटेनेंस के केस को हमें कैसे डिफेंड करना है और किन किन कंडीशंस में हमें मेंटेनेंस से हम बच सकते हैं अगर हम अपनी बात कोर्ट में पुख्ता तरीके से कहें। इसी के संबंध में हमने पिछले जो बेसिक टॉपिक है वो इस आधार पे है कि कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस किस आधार पे तय करता है कि पत्नी को कितना मेंटेनेंस दिया जाए। तो चलिए, मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कि जो लोग हैं जो पीड़ित हैं उन तक ये जानकारियाँ पहुँचे। और मेरा इस चैनल बनाने का केवल यही एक मकसद है कि जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग पीड़ित परिवार हैं जिनको झूठे मुकदमों की पेशबंदी में फंसाया गया है, उनके परिवारों को बचाया जाए, पुरुषों को बचाया जाए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या करने को विवश हो जाते हैं। और मेंटेनेंस का केस जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें एक अच्छी कार्रवाई होती है, कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। तो इसी के संबंध में हम आज बात करेंगे कि आखिर में ये जो कोर्ट है वो किस तरीके से मेंटेनेंस का ऑर्डर करता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि 125 का जब परिवाद किसी महिला द्वारा जब दाखिल किया जाता है पति के विरुद्ध, तो उसमें एक इंटरिम के लिए एक प्रार्थना पत्र दे दिया जाता है, मतलब एफिडेविट दे दिया जाता है, और इंटरिम पे 25 सुनवाई हो जाती है। और क्योंकि इसका भी प्रावधान ये है कि जब भी कोई इंटरिम आदेश होगा या इंटरिम के लिए कोई एप्लीकेशन दिया जाएगा तो पहले प्रतिवादी को भी सुना जाएगा, उसका भी पक्ष। और कोई भी एफिडेविट जो साक्ष्य एफिडेविट के रूप में जो दाखिल किया गया है वो तब तक साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है जब तक कि उसके ओरल एविडेंस रिटिन में मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी ऑर्डर शीट में मेंशन ना किए जाएं। और जब तक वो मेंशन नहीं किए जाएंगे तब तक वो जो एफिडेविट है जिसके आधार पे एक पक्षी आदेश पारित किया गया है, चाहे वो इंटरिम का हो या फाइनल ऑर्डर का हो, तब तक वो साक्ष्य के रूप में नहीं काउंट किया जाता। लेकिन सीआरपीसी 125 के आदेश में हमेशा ये कहा जाता है कि साक्ष्य सर्टिफिकेट दिया और साक्ष्य सर्टिफिकेट के आधार पे इस तरीके से ये मेंटेनेंस बांधा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि ओरल एविडेंस के आधार पे मजिस्ट्रेट ने अपने ऑन राइटिंग में उन तथ्यों को लिखा है जो उसने साक्ष्य एफिडेविट में दिए हैं, तभी वो एफिडेविट एविडेंस के तौर पे काउंट होगा, वरना एफिडेविट काउंट नहीं होगा एविडेंस में। ये पहली चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस पर आप गौर करना। दूसरी चीज़ ये है कि मेंटेनेंस उन महिलाओं को दिया जाता है जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ हैं और काम करने की स्थिति में नहीं है। मेंटेनेंस उन महिलाओं के लिए नहीं है ना जो पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, जॉब करने लायक हैं। अधिकांश आपने देखा होगा कि जो पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं वही ज़्यादा मेंटेनेंस का केस करती हैं, और वही उनका इंटेंशन साफ तरीके से ये रहता है कि किसी तरीके से पति के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए। और जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, जो कमज़ोर हैं, जो शरीर से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, उन लोगों के केस इतने नहीं आते हैं। तो अधिकांश जो केस हैं वो महिला पढ़ी लिखी ही करती है, जैसा कि मेरा मानना है और जैसा मैंने देखा। और जो जानकारी हम साझा करते हैं वो व्यक्तिगत आधार पर करते हैं, व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जैसे पति बेरोजगार है, पति अपने आप को बेरोजगार दिखा रहा है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि मजिस्ट्रेट एक लमसम अमाउंट, एक डेली की अमाउंट मानते हुए, एक लेबर कैटेगरी के अमाउंट मानते हुए, या सपोज 300 रुपये डेली के हिसाब से 30 दिन का 9,000 रुपये हो गया, तो 1/3 हिस्सा वाइफ के नाम दे सकता है और 1/5 हिस्सा अगर कोई बच्चा है तो बच्चा के लिए दे सकता है। और मैक्सिमम 5,000 रुपये तक कर सकता है। वो भी कंडीशनल ये है, और उसमें भी ये देखा जाएगा कि पति की रिलायबिलिटीज कितनी है, पति के ऊपर जिम्मेदारी कितनी है, पति का इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर जैसे 9,000 रुपये उसका अगर काउंट किया गया तो 9,000 में उसकी लोन हो गई, पढ़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीज़ें काटने के बाद 1/3 हिस्सा और 1/5 हिस्सा बच्चे के लिए दिया जा सकता है। अगर पति सरकारी नौकरी कर रहा है तो कुछ महिलाओं के दिमाग में ये रहता है कि नहीं, हमें आधी तनख्वाह मिल जाएगी, हमें ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियां रहती हैं।
अलाउंसेस कटते हैं, घर की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए, सारी चीज़ों को शो करते हुए कोर्ट में आपका जो ब्रेकअप बनेगा, उस ब्रेकअप के आधार पे आपका मेंटेनेंस तय किया जाएगा। और जब भी मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाए तो आपको आप 125(3) के प्रार्थना पत्र में आपत्ति जरूर देनी है। अगर आपने आपत्ति नहीं दी तो फिर वो आपसे वसूल किया जा सकता है। इसके संबंध में भी हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर कोई महिला अगर कमा रही है, अच्छी खासी शिक्षित है, और आपने नीचे ट्रायल कोर्ट में यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट में या जहाँ फैमिली कोर्ट एडीजे कोर्ट जो है वहाँ पे जो आपका मामला विचाराधीन चल रहा है, वहाँ पे आपने एविडेंस दी, उस एविडेंसों को काउंट नहीं किया जा रहा है, और रजनीश वर्सेस नेहा के एविडेंस में भी अगर झूठ बोला गया है पत्नी के द्वारा कि नहीं हम कुछ नहीं करते हैं, तो उसमें भी प्रावधान दिया गया है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर सकते हैं, और जो उसमें धाराएं जो वर्णित की गई हैं उन धाराओं के अधीन में आप उस महिला के खिलाफ में केस फाइल कर सकते हैं, उसी न्यायालय में केस चला सकते हैं। मेंटेनेंस का जो पर्पज है वो केवल ये है, रख रखाव है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसी बहुत सारी अदालतें हैं जिन्होंने ये कहा है कि मेंटेनेंस ऐसा नहीं होना चाहिए जो पति के ऊपर बोझ बन जाए। मेंटेनेंस का मतलब ये है कि सिर्फ रख रखाव,